Friends, in this video we will cover chapter 8, that is functions of depository participant with respect to trading and settlement. तो देखिए, जब भी ट्रेड सेटल होते हैं, सेटल भी होते हैं, क्लियर भी होते हैं, तो उस केस के अंदर भी एक प्रोविजन एक ऐसा आता है, एक टाइमलाइन ऐसी आती है जहाँ पे ना सेलर के अकाउंट में शेयर्स होते हैं, ना ही बायर के अकाउंट में शेयर्स होते हैं. तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जब क्लियरिंग हाउस वो पूरा ट्रेड को सेटल आउट करता है, क्लियर करता है, तो उसको एक क्लियरिंग मेंबर अकाउंट खोलना पड़ता है और क्लियरिंग मेंबर अकाउंट में और कुछ टाइम के लिए उसको वो शेयर्स जो हैं अपने पास रखने पड़ते हैं. तो यही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. लेकिन इसके पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ डज द सेटलमेंट टेक प्लेस. तो सर ट्रेड की सेटलमेंट कैसे होती है, पहले वो समझते हैं. तो मान के चलिए कि मिस्टर ए बायर है, उसने 100 शेयर्स परचेज करे रिलायंस के, 100 शेयर्स रिलायंस के परचेज करे एट द रेट ऑफ 2500, मतलब 2.5 लाख रुपीज़ के शेयर परचेज करे. और एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी भी होगी मिस्टर बी, उसने 100 शेयर सेल करे रिलायंस के. मिस्टर ए ने जो शेयर्स बाय करे होंगे वो अपने ब्रोकर के थ्रू ही करे होंगे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप बिना ब्रोकर के ट्रेडिंग नहीं कर सकते. तो लेट्स से कि ये ब्रोकर 1 हो गया, और मिस्टर बी ने जो 100 शेयर्स को सेल करा है वो अपने ब्रोकर के थ्रू करा होगा, तो लेट्स से ये ब्रोकर 2 हो गया. ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपने ब्रोकर को 2.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करे होंगे, तभी तो शेयर परचेज करेगा. ऐसे ही मिस्टर बी ने अपने ब्रोकर को 100 शेयर्स डिपॉजिट करे होंगे, तभी तो वो सेल कर पाएगा. तो मान के चलिए ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई थी मंडे को. अब इंडिया के अंदर जो सेटलमेंट टाइप चलता है वो चलता है T+2, यानी ट्रेड उसके बाद 2 दिन. तो मंडे प्लस 2 डेज, यानी थर्सडे को ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. थर्सडे को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है अकाउंट में, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन. अब इन दोनों ब्रोकर्स के हाथ में डील आ गई, और इन दोनों ब्रोकर्स को भी एक बंदा बीच में मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस. ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस. अब जो ब्रोकर 1 है वो क्लियरिंग हाउस पे 2.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करा देगा, क्योंकि क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है, क्लियरिंग का, क्लियरिंग ऑफ ट्रेड, सेटलमेंट का काम होता है इसका भी, और यही ट्रेड गारंटी लेता है. ट्रेड को सेटल कराने की गारंटी भी यही लेता है. ठीक है, तो यह ब्रोकर 1 जो है 2.5 लाख रुपीज क्लियरिंग हाउस पे डिपॉजिट कर देगा. इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, जब ब्रोकर 1 क्लियरिंग हाउस पे डिपॉजिट कराएगा उसको ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे फंड्स पे इन. इसको हम बोलेंगे फंड्स पे इन. जब ब्रोकर 1 क्लियरिंग हाउस पे पैसे डिपॉजिट कराएगा, फंड्स पे इन. ऐसे ही जब ब्रोकर 2 क्लियरिंग हाउस पे शेयर्स डिपॉजिट कराएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज पे इन. ठीक है, अब जो सिक्योरिटीज पे इन हुआ है, तो क्लियरिंग हाउस को भी ये पूरी ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन करने के लिए कितने दिन दिए गए, 2 दिन दिए गए. तो ये जो है, ये जो सिक्योरिटीज है ये कहां पे रखेगा, ये रखेगा क्लियरिंग मेंबर अकाउंट के अंदर. बस क्लियरिंग मेंबर अकाउंट भी एक डिपॉजिटरी अकाउंट होता है जहां पे ये शेयर्स को रखेगा. ठीक है, उसके बाद जब ये ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन कर लेगा, फिर क्लियरिंग हाउस शेयर्स निकाल के ब्रोकर 1 को दे देगा, जो कि अपने क्लाइंट को क्रेडिट करेगा. इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज पे आउट. इस डील को हम बोलेंगे सिक्योरिटीज का पे आउट होना. ऐसी क्लियरिंग हाउस ब्रोकर 2 को पैसे दे देगा, 2.5 लाख रुपीज, जो ब्रोकर 2 को अपने क्लाइंट को देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं फंड्स पे आउट. ठीक है, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन इस तरीके से, इसका जो फ्लो चार्ट है इस तरीके से है. और अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लियरिंग हाउस का या फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का क्या प्रोविजन है. तो इस केस के अंदर डिपॉजिटरी का क्या रोल है, हमने ये भी समझ लिया कि क्लियरिंग मेंबर अकाउंट डिपॉजिटरी को मेंटेन करना पड़ता है. तो वापस चलते हैं नोट्स की तरफ. इन द डिपॉजिटरी सिस्टम बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, ट्रांसफरर मतलब कौन होता है, सेलर, और ट्रांसफरी कौन होता है, बायर, have to give instruction to DPs for delivering या transferring out and receiving of securities. Transferee, however, can give standing instructions to its DP for securities to be received. A beneficiary account can be debited only if the beneficial owner has given delivery instruction in the prescribed form. The delivery instruction in the prescribed form, that is delivery instruction slip. ठीक है, तो एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बायर को देनी पड़ती है अपने डीपी को, और उसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन देता है. ऑल द होल्डर्स या ऑथराइज सिग्नेटरीज या फिर पावर, और पीओए होता है पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स ऑफ द अकाउंट, हैव टू साइन द फॉर्म या फिर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इफ द डेबिट हैज टू बी अफेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन अ फ्यूचर.
अकाउंट होल्डर में मेंशन सच डेट इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन डेट इन द फॉर्म। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शंस, मतलब जो एक्सचेंज पे नहीं हुए हैं। Any trade that is clear and settled without the participation of clearing member of clearing corporation is called as off-market trade. Transfer from one beneficiary account to another due to a trade between them, for example large, देखिए large deal between the institution, ये होती क्या है, ये बल्क ऑर्डर्स होते हैं, कुछ बल्क ऑर्डर्स होते हैं। उसके अंदर होता क्या है, मान के चलिए एक म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ शेयर्स बेचे म्यूचुअल फंड 2 को, तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये ऑफ मार्केट होती है, ये प्री डिसाइडेड प्राइस पे होती है, प्री डिसाइडेड टाइम पे होती है, इसमें एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये बता रहे हैं अब एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का सवाब आता ही नहीं है, क्लियरिंग हाउस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, द ट्रांसफरर यानी कि जो सेलर है will submit a delivery instruction slip with off market trade ticked off to initiate an off market debit. The account holder is required to specify the date on which the instruction should be executed by the mentioning of the execution date on the instruction. The debit will be effected on the execution date. तो सेलर जो है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दे देगा अपने डीपी को, और उस पर डिलीवरी, देखिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज जस्ट लाइक अ चेक। तो उसने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप पे क्या लिख देगा कि आई एम गिविंग 1 करोड़ शेयर्स ऑन दिस डेट टू दिस पर्सन, है ना। तो वहां पे फिर वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन उसने दे दिया, फिर उस डेट पे आते ही जो डीपी है वो अपना काम कर देगी, उसका जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देगी और दूसरी डीपी की तरफ वो क्रेडिट हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। बीच में डिपॉजिटरी है, क्लियरिंग हाउस का अकाउंट किसके पास होता है, डिपॉजिटरी का। सेलर अपने ब्रोकर को कन्वे करेगा, ऐसी बायर अपने ब्रोकर को कन्वे करेगा, और ब्रोकर्स ही असल में डीपी होते हैं, ब्रोकर्स के पास भी डीपी का लाइसेंस होता है। ध्यान रखिएगा सारे ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्लियरिंग हाउस से इंस्ट्रक्शन लेते हुए अपना सारा काम ऐसे सेटल आउट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रांजैक्शन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट टाइप। तो स्टॉक exchanges offer different market segments in which the trades can be done. The segmentation is done by the type of settlement or type of trade. Each of the segment is denoted as market type in the depository system. The delivery instruction slip should contain the name of the stock exchange, market type and settlement number for which the securities are being transferred to the clearing member account. ठीक है। The contract note या trade confirmation slip given by the broker will indicate the settlement details. अब देखिए जब डे एंड होता है, तो मान के चलिए ट्रेडर्स ने अपना ट्रांजैक्शन कर लिया, डे एंड पे ब्रोकर्स के पास सारा डेटा आ गया, फिर ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर करेगा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इन द फेवर ऑफ किसके, क्लियरिंग हाउस के फेवर में डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देगा, और डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के अंदर फिर वो अपने हिस्से के या फिर अपने क्लाइंट के हिस्से के शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करेगा क्लियरिंग हाउस को। समझ आ गया। सेटलमेंट नंबर, trading periods of each of the market segments are identified by the settlement number. The disk should contain the settlement number for which the securities are being transferred. ठीक है। सेटलमेंट नंबर कौन देता है, एक्सचेंज ही देता है, एक्सचेंज से आता है भी। क्लियरिंग मेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और ये कौन से होते हैं, क्लियरिंग मेंबर अकाउंट्स। इनको डीपी के साथ कौन से खोलने पड़ते हैं, क्लियरिंग मेंबर अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। डिलीवरी डेडलाइन, स्टॉक एक्सचेंजेस सेट अ डेडलाइन टाइम बाय विच अ क्लियरिंग मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज पे आउट। क्लियरिंग मेंबर कैन डिलीवर सिक्योरिटीज विद इन द डेडलाइन ओनली इफ दे हैव रिसीव्ड द सिक्योरिटीज फ्रॉम द क्लाइंट, यानी जब सिक्योरिटीज पे इन टाइम पे होगा तो ही तो सिक्योरिटीज पे आउट भी टाइम पे होगा। तो पे इन पे आउट दोनों यहाँ पे मैंने डिफाइन करे हुए हैं। देन इंटर सेटलमेंट ट्रांसफर, in a clearing member account the securities are always kept in a bucket of specific market type and settlement number. To effect this movement, a clearing member can give an instruction to move securities from one settlement to another settlement, which is called as inter settlement transfer. तो एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट की तरफ भी जा सकता है। नेट ऑब्लिग, देखिए जो क्लियरिंग हाउस है वो नेट ऑब्लिगेशन पे काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है, मान के चलिए एक ब्रोकर है वो अपने अकाउंट में भी ट्रेड करता है जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी, और वो क्लाइंट का भी क्लाइंट का भी क्लियरिंग कराता है, तो इनकी भी तो नेट ऑब्लिगेशन होती है आपस में, तो उस नेट ऑब्लिगेशन को बोलते हैं इंटर सेटलमेंट। ठीक है। फिर ऑटोमेटिक डिलीवरी आउट, दीज रेफर टू इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द
clearing member pool account to the clearing member delivery account can be generated. तो ये हो गया जब क्लियरिंग मेंबर जो है क्लाइंट के अकाउंट में पैसा डालेगा या क्लाइंट के अकाउंट में डीमेट एंट्री डालेगा या फिर सिक्योरिटीज को डिलीवर करेगा ऑटोमेटिकली बाय द रिस्पेक्टिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन द नेट डिलीवरी ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स क्लियरिंग मेंबर्स. अर्ली पे इन, नॉर्मल पे इन, ऑटो पे इन एंड इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर. Early pay-in is a facility is used to avail margin exemptions and other applicable benefits including buyback or tender offer transfers. Normal pay-in is the facility can be used by a clearing member, only applicable in case of BSE clearing member set up on normal pay-in instructions or the seller beneficial owner to deliver securities to the clearing house of the stock exchange by giving a normal pay-in instructions. देखिए normal pay-in में कुछ भी खास नहीं है, तो जो भी प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो नॉर्मल पे इन और नॉर्मल सेटलमेंट के केस में होता है. देन ऑटो पे इन, अ फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द BSE रजिस्टर्ड क्लियरिंग मेंबर्स ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट टू द क्लियरिंग हाउस. बाय यूजिंग दिस ऑप्शन द क्लियरिंग मेंबर विल नॉट रिक्वायर टू गिव एनी पे इन इंस्ट्रक्शन टू हिज DP एंड द सिक्योरिटीज विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर पे इन. कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं जाएगी. इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर CDSL टू NSDL, द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम एन one account in one depository to an account in another depository is called as inter-depository transfer. Then comes interoperability. तो interoperability क्या होता है? जब दो क्लियरिंग हाउसेस या दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपस में एक दूसरे को क्लियरिंग मेंबर्स के साथ सेटल आउट करते हैं. अंडर interoperability a clearing member may choose to have a preferred clearing corporation. तो हमारे यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE. तो दो ही हमारे पास क्लियरिंग हाउसेज हैं. NSE का है नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसी एक BSE का भी है. सो द ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल एक्सचेंजेस. हो सकता है आपने किसी ट्रेडर ने NSE से बाय करके BSE पे सेल कर दिया, तो उसने दोनों एक्सचेंज को इन्वॉल्व कर दिया, तो दोनों के क्लियरिंग मेंबर और दोनों के क्लियरिंग हाउसेज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे. The trade executed on multiple exchanges can be consolidated into single clearing corporation and there will not be strict to one-to-one association of exchanges and clearing corporation. इसका मतलब बस ये है. तो यहाँ पे दो ऑब्लिगेशन सेटल आउट करनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग बोथ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या बोथ द एक्सचेंजेस, आप एक ही की तरफ डाल के सारा काम को कर सकते हो. और ऐसे केस में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, दोनों ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के एक दूसरे के पास पहले से ही अवेलेबल सरप्लस फंड्स होते हैं या सरप्लस सिक्योरिटीज होती है जिसके थ्रू वो नेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देते हैं. देन प्रोसीजर फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट. सब्सक्रिप्शन माने क्या होता है? बाय करना, और रिडम्पशन माने होता है सेल करना. तो प्रोसीजर फॉर बाइंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट एज वेल एज सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स. द बेनिफिशियल ओनर्स कैन यूज द सेम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक फॉर सिक्योरिटी एज वेल एज म्यूचुअल फंड. तो सेम एक ही चेकबुक लगेगी, डिफरेंट चेकबुक नहीं लगेगी. Subscription यानी purchase of mutual fund units through stock exchange. Mutual fund units purchased by an investor through the clearing member are routed through a settlement cycle. Each asset management company will open a principal account and a pool account, a clearing member account and an AMC beneficiary account for the settlement of mutual fund units with any CDSL DP based on the clearing member ID allocated by the respective stock exchanges, that is BSE and NSE. ठीक है. ऐसे रिडम्पशन के केस में क्या हो जाएगा? In case of redemption of mutual fund units, the investor shall place an order through an eligible clearing member on the stock exchange order entry platform. On successful order entry, the investor या beneficial owner shall transfer the units for paying by submitting the delivery instruction slip to his DP by mentioning the settlement ID and settlement time. ठीक है. ऐसी redemption या फिर repurchase के केस में हो जाएगा. फिर repurchase and redemption of mutual fund units through depository participants. Beneficial owner can also redeem or offer to repurchase the mutual fund units that are available in electronic form in his demat account directly through DP. अब इसके पे क्या देना पड़ेगा? उसने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देनी पड़ेगी without going through the stock exchange mechanism. The DP is processing the repurchase and redemption request shall send a copy of the MFI या NSM certificate to CDSL for updation. Beneficial owner shall submit a repurchase or redemption request form directly to the DP. The DP shall ensure that the bank details are entered into the CDSL system. Then Government of India notification regarding the Indian stamp and collection of stamp duty through stock exchange, clearing corporation, depository rules.
देखिए जो भी ट्रांजेक्शन हम स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं ना, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। और स्टैम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट अफेयर। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में बैठ के आपने शेयर्स को बाय करा है वहीं उसी स्टेट में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो बायर को देनी पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी। Stamp duty leviable under the Indian Stamp Act is to be collected before the execution of off-market transaction जो exchange पे नहीं गई हैं, involving transfer of securities in the depository system। तो अगर ये कह रहा है कि डिपॉजिटरी सिस्टम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, बीट ऑफ मार्केट और ऑन मार्केट, तो आपको दोनों ही केसेस के अंदर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इट शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफरर या इस केस में प्लेजी यानी सेलर। ओके, सेलर दे रहा है, और थ्रू देयर डीपीज बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑफ मार्केट प्लेजिंग इन्वोकेशंस transaction in the depository. The stamp duty will be calculated and collected on the consideration amount, जितना भी हमारा सेलिंग का अमाउंट है, as captured in the depository system based on the consideration details mentioned by the transfer on this। अब जब आप जब एक्सचेंज पे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में बायर्स को देनी पड़ती है जनरली। यहाँ पे करेक्शन है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में बायर को देनी पड़ती है। ऑफ मार्केट के अंदर ये कह रहा है कि सेलर्स को यहाँ पे देनी पड़ेगी, सेलर को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन जनरली बायर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं जो भी बाय करता है सिक्योरिटीज को। ठीक है, सो अगेन दिस वाज अगेन द थ्योरेटिकल चैप्टर और दिस वाज द लास्ट टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।